गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि राजनीतिक संस्कृति होती क्या है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या की फीचर्स हैं और इसकी ये धारणा पॉलिटिकल साइंस में आई कैसे, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो राजनीतिक संस्कृति को हम समझें इसके पहले हम समझ लेते हैं केवल संस्कृति होती क्या है। इस संस्कृति को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो संस्कृति एक तरीके से जीवन जीने का तरीका है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी हम जो जीते हैं उसमें हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरीके से रहते हैं, हमारे पूजा पाठ का तरीका क्या है, किस तरीके की जीवन शैली हम जीते हैं, वो सब मिलकर हमारा कल्चर कहलाता है, हमारी संस्कृति कहलाती है, जो एक जगह की दूसरी जगह से भिन्न होती है। जैसे उत्तर भारत के लोगों की संस्कृति भिन्न है दक्षिणी भारत के लोगों से। हम लोगों की संस्कृति भिन्न है सऊदी अरबिया के रहने वाले लोगों से। एक जगह की संस्कृति दूसरी जगह से अलग होती है। एक जगह के पंजाब के लोगों के खान पान का तरीका अलग है, राजस्थानियों के खान पान का तरीका अलग है, साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ और अलग है, बंगाल में चले जाओगे तो वहाँ अलग है, वहाँ पहनने ओढ़ने का तरीका आपको अलग मिलेगा, हमारे यहाँ अलग मिलेगा, वहाँ लैंग्वेज अलग मिलेगी, यहाँ ये मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस ही क्या कहलाता है, कल्चर कहलाता है। अब इसी डिफरेंसेस को हम राजनीति के क्षेत्र में ले आएँ। कहने का मेरा मतलब है कि राजनीति के क्षेत्र में राजनीतिक संस्कृति का कॉन्सेप्ट क्या होगा कि लोगों के जो विचार होते हैं, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के विचार, राजनीति को देखने का उनका नज़रिया, उनका दृष्टिकोण जो दूसरे लोगों से हो सकता है भिन्न हो। हम लोगों को राजनीति का देखने का नज़रिया हो सकता है कि ईरान, इराक, पाकिस्तान के लोगों से भिन्न हो, अमेरिका के लोगों से भिन्न हो। तो वो चीज़ें क्या कहलाती है, राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। यानी कि शॉर्ट में हम ले लें तो राजनीति से जुड़े हुए हमारे विचार, मूल्य, मान्यताएं, दृष्टिकोण, हमारा नज़रिया, ये सारी चीज़ें क्या बनाती हैं, राजनीति के प्रति हमारी राजनीतिक संस्कृति बनाती हैं। ये सब मिलकर ही हमारी राजनीतिक संस्कृति बनाती हैं। ये हो सकता है कि ये होता है भी है कि एक जगह की राजनीतिक संस्कृति दूसरी जगह से भिन्न होती है। जैसे कहीं ये हो सकता है कि राजनीति को धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता हो, जैसे ईरान इराक की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, या फिर कहीं पर ये हो सकता है कि राजनीति को धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता हो, जैसे इंडिया में इतना नहीं है, इंग्लैंड में इतना नहीं है, फ्रांस में नहीं है कि राजनीति को धर्म के नज़रिए से देखा जाए। तो ये हर लोगों के देखने का नज़रिया अलग अलग है। कहीं के लिए राजनीति बहुत अच्छी चीज़ है और कहीं के लिए राजनीति कुछ लोगों के विचार में बिल्कुल ख़राब चीज़ है। तो ये उनके देखने का अपना नज़रिया है, राजनीति से जुड़ी उनकी विचार, मूल्य, मान्यताएं, ये जिस टाइप की होंगी, ये जिस टाइप का विचार, मूल्य, मान्यताएं होंगी, उसी प्रकार की देश की राजनीति होगी, उसी प्रकार से देश की राजनीति उस पर डिपेंड करती है, हमारे विचार, मूल्य, मान्यताओं पर। यही कहलाता है राजनीतिक संस्कृति। इस धारणा का जनक माना जाता है गैब्रियल आलमंड को, जिन्होंने 1956 में जनरल और पॉलिटिक्स में अपना एक आर्टिकल लिखा और उसके थ्रू इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पॉलिटिकल कल्चर का। इन्होंने ये देखा कि ऐसा क्यों होता है कि कहीं जगह डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से चल रही है और कहीं जगह वो बिखर जाती है। भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आज़ाद हुए, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से चली, जबकि पाकिस्तान में थोड़े टाइम बाद ही क्या हुआ, मतलब राजनीतिक बिखराव की स्थिति हुई। यहाँ वहाँ पर 99 में तो हम स्पष्ट रूप से वहाँ पर क्या देख सकते हैं, सैनिक शासन देख सकते हैं। उसके पहले भी इस तरीके की कोशिशें वहाँ पर होती रही। म्यांमार में देख लें हम, हमारे बगल का देश, तो वहाँ पर भी सैनिक शासन लागू हो चुका है। तो ऐसे क्या फैक्टर होते हैं कि कहीं पर डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से काम करती है और कहीं पर वो नहीं कर पाती है। तो इसका जो उन्होंने आंसर खोजा वो उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर में खोजा कि पॉलिटिकल कल्चर, लोगों की राजनीतिक संस्कृति एक ऐसी चीज़ है कि जो किसी कंट्री में राजनीति को सफल बनाती है, किसी में नहीं बनाती है। लोगों का नेचर, जैसे परिवार कैसा रहेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, मेन रूप से वहाँ के संसाधनों पर नहीं, बल्कि वहाँ के एक घर सफल रहेगा या नहीं रहेगा, विकास की ओर चलेगा नहीं चलेगा, ये किस पर डिपेंड करता है, उस घर में रहने वाले लोगों पर, उनके नज़रिए पर, उनके दृष्टिकोण पर, उनकी सहनशीलता पर, उनके प्रेम और प्यार पर ये चीज़ें डिपेंड करती है। तो उसी तरीके से एक देश की राजनीति किस दिशा को जाएगी वो भी किस पर डिपेंड करता है, वहाँ के लोगों की राजनीति से जुड़ी कितनी जानकारी, कितनी मूल्य हैं, क्या हैं मान्यताएं, उस पर डिपेंड, उस देश की कल्चर उस पर डिपेंड करेगा। ये उन्होंने खोजा। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि सिडनी वर्मा एक विचारक थी। आलमंड और सिडनी वर्मा ने एक बुक लिखी थी द सिविक कल्चर।
द सिविक कल्चर बुक में इन्होंने 5 देश थे जहाँ पर इन्होंने राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया था। ये 5 देश मैं आपको बता दूँ, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। इसमें इन्होंने यहाँ के पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन किया कि लोग क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में, और उसके बाद इन्होंने देखा कि किस तरीके से क्या इफेक्ट पड़ता है उसका राजनीति पर, ये इन्होंने इसमें पता लगाया। तो ये बुक इम्पोर्टेंट है, आलमंड और सिडनी वर्मा की द सिविक कल्चर। इसके बाद हम आए कि आलमंड ने राजनीतिक संस्कृति के प्रकार बताए हैं। 3 प्रकार की उसने राजनीतिक संस्कृति बताई है, जिसको हम कह सकते हैं प्रोचियल कल्चर, सब्जेक्टिव कल्चर और पार्टिसिपेंट कल्चर। इनका डिफरेंस हम एक लिस्ट बना रही हूँ आपको, और इसके द्वारा हमें इनका डिफरेंस याद भी रहेगा और हम ज़्यादा बेटर भी समझ पाएंगे। जो ये अंतर है, इन्होंने 2 बातों पर डिपेंड किया है कि एक तो लोगों की अपनी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी कैसी है, और सेकंड कि वो उसमें अपने आप को कहाँ रखते हैं, उसमें क्या अपनी भूमिका निभाते हैं, क्या रोल निभाते हैं, इस पर उनका पॉलिटिकल कल्चर डिपेंड किया है। तो 3 प्रकार की संस्कृति हम ले लेते हैं। पहली संस्कृति संकीर्ण संस्कृति, जिसमें ये होता है कि लोगों की, जैसे कि कबीलाई संस्कृति, उदाहरण दिया है कबीलाई संस्कृति या बहुत प्राचीन साम्राज्य, जहाँ लोगों को ये भी पता नहीं होता था कि उनका राजा कौन है, और न ही वो उनको ये पता होता था कि उस राज्य में वो कोई अपनी कोई भागीदारी निभाते थे। वो तो केवल लड़ाई झगड़े होते थे तब राजा के पास न्याय मांगने जाते थे, इतना ही उनका काम था। बाकी टैक्स वगैरह दे देते थे, इससे ज़्यादा उनका कोई काम नहीं था, इससे ज़्यादा राजनीति के बारे में उनकी कोई समझ नहीं थी। तो संकीर्ण संस्कृति वहाँ होती है जहाँ पर लोगों को ना तो अपनी राजनीतिक संस्थाओं के बारे में जानकारी होती है, न ही उसमें अपनी कोई भूमिका निभाने की सोचते हैं। तो इन 2 पे हमारा ये जो समझने का सिद्धांत है डिपेंड है। तो इन दोनों ही जगह मैं क्रॉस लगा रही हूँ कि अगली जो कल्चर है वो कहलाता है अधीन संस्कृति या सब्जेक्टिव कल्चर। सब्जेक्टिव कल्चर में ये होगा कि लोगों को अपनी राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी तो होती है, पर उसमें वो अपनी कोई भूमिका निभाने की नहीं सोचते हैं। जो बीच के मिडिल देश हैं, जो कि क्या कह सकते हैं हम, विकास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं भूटान जैसा कंट्री है ना, तो वो इसमें हम ले सकते हैं, या इंडिया भी कभी इस दौर से गुजरा हुआ होगा, आज उसकी बेटर कंडीशन। अगली हम लेते हैं सहभागी संस्कृति, पार्टिसिपेंट कल्चर, जिसमें ये होता है अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इनका ये कल्चर है, और इंडिया इस कल्चर की दिशा में बढ़ता हुआ देश है, कि जहाँ पर लोगों को न केवल अपनी राजनीतिक इंस्टीट्यूट की, अपनी राजनीतिक संस्थाओं की जानकारी होती है, बल्कि वो उसमें अपनी भूमिका के बारे में भी सोचते हैं कि हम इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं, और बढ़ चढ़ कर भूमिका भी निभाते हैं। जैसे एक उदाहरण हम इंडिया का लेते हैं, निर्भया कांड हुआ, तो निर्भया कांड के बाद देश में इतनी तेजी के साथ आंदोलन हुआ, इतनी तेजी के साथ लोग सड़कों पर उतरे, और उन्होंने डिमांड की कि रेपिस्ट को फांसी की सजा दी जाए और तुरंत न्याय किया जाए। इस दिशा में उस दिशा में गवर्नमेंट ने सक्रियता के साथ कानून बनाया। तो ये हम कह सकते हैं कि लोगों ने राजनीतिक निर्णय करने में भूमिका, तो एक तरीके से जनता क्या कर रही है, राजनीतिक निर्णय में अपनी भागीदारी निभा रही है, अपनी भूमिका निभा रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 3 तरह के कल्चर उन्होंने बताए हैं, अधीन संकीर्ण संस्कृति, अधीन संस्कृति और सहभागी संस्कृति। जहाँ की जैसी संस्कृति होगी वैसी ही राजनीति होगी। इन सब से अलग हटकर एक मिक्स कल्चर भी आलमंड ने बताया है, आलमंड की देन है, जिससे उसने कहा है सिविक कल्चर या नागरिक संस्कृति, और कभी कभी वो उसको शालीन संस्कृति भी कहता है। आलमंड तीनों संस्कृतियों के मेल जोल को अच्छा मानता है। वो ये कहता है कि जब पार्टिसिपेट कल्चर या सहभागी संस्कृति बहुत ज़्यादा होगी तो वो भी लोकतंत्र के लिए खतरा हो जाएगी। हर बात का डिसीजन लोगों से अगर कराने लग गए तो एक भीड़ तंत्र या गलत डिसीजन की दिशा में हम जा सकते हैं। नागरिक संस्कृति एक मिलीजुली संस्कृति, एक बैलेंस संस्कृति, वो बैलेंस कल्चर वो अच्छा मानता है। उन तीनों का मिला जुला रूप जो होगा उसे ही उसने नागरिक संस्कृति या सिविक कल्चर कहा है। सिविक कल्चर का जो उदाहरण दिया है आलमंड ने, वो दिया है उसने ब्रिटेन और अमेरिका का उदाहरण दिया है कि यहाँ पर एक नागरिक संस्कृति यहाँ विद्यमान है, संस्कृति का मिला जुला रूप है। यहाँ के लोग राजनीति की प्रोग्रेस में सहायक होते हैं। जो यहाँ के लोगों का नेचर है या यहाँ का जो कल्चर है वो राजनीति के विकास में सहायक है। सार रूप में हम ये कह सकते हैं। भारत में अगर हम राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की बात करें तो एक विचारक हुए हैं W.H. मॉरिस जोन्स, जिन्होंने एक बुक लिखी है गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, भारत का शासन और राजनीति। 1964 में ये बुक लिखी गई। इसके अंतर्गत उन्होंने भारत में जो राजनीतिक कल्चर है उसका अध्ययन किया है, और उन्होंने इसके अंतर्गत 2 मुहावरे दिए हैं भारत के राजनीतिक कल्चर के लिए कि आधुनिक, परंपरागत और संत सुलभ
3 भाषाएँ कहा है उन्होंने भारतीय राजनीति को समझाने के लिए, जिसमें उन्होंने भारत की राजनीतिक संस्कृति को 3 भाषाओं के द्वारा समझाया है और ये 3 भाषाएँ आप ज़रूर याद रखना। आज के इस टॉपिक में याद रखने वाली 2-3 चीज़ें हैं जो मैं वापस रिपीट कर देती हूँ, टॉपिक को समाप्ति की ओर लेके चल रहे हैं। इस टॉपिक में जो याद रखने वाली चीज़ है कि कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए होंगे, कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक है समझना। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते जब तक कॉन्सेप्ट आपके समझ में नहीं आएगा। और सेकंड चीज़ है कि ग्रेबल आलमंड की जो बुक है, सिडनी वर्मा की जो बुक है, वो हमें याद रखनी है। और जो 5 नेशंस उन्होंने दिए हैं, किन किन के देशों का अध्ययन किया है, वो 5 नेशंस भी हमें याद रखने हैं। मॉरिस जोन्स की बुक हमें याद रखनी है और मॉरिस जोन्स ने भारत की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन किया है, इस रूप में हमें मॉरिस जोन्स की बुक को जरूर याद रखना है, मॉरिस जोन्स को याद रखना है। और इसके अलावा जो उसने 3 भाषाएं दी है, वो तीनों भी हमें याद रहनी चाहिए। इसकी आलोचना हम ये कर सकते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर दिखने में जितना सीधा कॉन्सेप्ट लग रहा है, उसका अध्ययन किसी कंट्री के पॉलिटिकल कल्चर का अध्ययन करना मुश्किल कार्य है। वो बहुत सारी चीज़ों से इफ़ेक्टिव होता है। तो एक विस्तृत क्षेत्र का कल्चर निकालना और वहाँ की संस्कृति निकालना, वहाँ का नज़रिया निकालना एक बड़ा मुश्किल सा कार्य है। उसमें बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। इसी दृष्टिकोण से हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। बाकी तो पॉलिटिकल कल्चर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसने राजनीति को सोचने का, राजनीति के अध्ययन का एक नया तरीका दिया है और प्रैक्टिकल पॉसिबल राजनीति की ओर, प्रैक्टिकली जो कंडीशंस हैं उनकी ओर राजनीति को आगे बढ़ाया है। ये इसके बेस्ट फैक्टर हैं। इस विषय से जुड़ी बहुत ज़्यादा विस्तृत चर्चा किसी एक वीडियो में समेटना मुश्किल काम है। फिर भी मैंने आपको यथासंभव जो मेन टॉपिक है हमारे काम आ सकते हैं, वो सब मैंने समेटने की कोशिश की है। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और एक नई चर्चा के साथ, एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। इसी के साथ बाय बाय, गुड बाय।